नॉर्मैलिटी। व्हाट इज़ नॉर्मैलिटी? नॉर्मैलिटी होती है कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या फिर कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है इन 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में। ये 1 लीटर का सोल्यूशन है, तो इस 1 लीटर के सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सोल्यूट के प्रेजेंट है या फिर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, बात एक ही है, सोल्यूट के प्रेजेंट है इन 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में, उसी को हम नॉर्मैलिटी बोलते हैं। सो नॉर्मैलिटी भी मोलारिटी की तरह एक कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ नॉर्मैलिटी का? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या फिर अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में दे रखा है तो हम ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? एक सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पार्टिकल्स है, ये हम कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? इक्विवेलेंट मास निकलता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर से। देखो, या फिर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, क्योंकि गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, और n फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, और नॉर्मैलिटी हो जाएगा मोलारिटी इनटू n फैक्टर। ये सारी इन्हीं फॉर्मूले के डेरिवेशन है, ये भी और ये भी। आपको याद क्या रखना है कि नॉर्मैलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। इन दोनों को ही सॉल्व करके आ जाता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, या फिर नॉर्मैलिटी इज मोलारिटी इनटू n फैक्टर। नाउ व्हाट इज n फैक्टर एंड हाउ टू फाइंड n फैक्टर? n फैक्टर जस्ट एक नंबर है, ये जस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर है, लाइक 1 2 3, इसके आगे कोई निगेटिव नहीं लगेगा, जस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे पहले अगर कोई एटम हुआ, एटम का n फैक्टर कैसे निकालते हैं? एटम का n फैक्टर होता है उसकी वैलेंसी। जैसे कि सोडियम हमें पता है +1 में एग्जिस्ट करता है, तो सोडियम का n फैक्टर हुआ 1। +1 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 1 लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं आएगा। जैसे अगर मैं पूछूँ क्लोरीन का n फैक्टर क्या हुआ, तो क्लोरीन एक एटम है जो कि -1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो क्लोरीन का n फैक्टर हो जाएगा 1। अगर एल्यूमिनियम का पूछूँ तो एल्यूमिनियम +3 में एग्जिस्ट करता है, तो n फैक्टर हो जाएगा इसका 3। अगर कोई आयन्स हुआ तो आयन्स पे जो चार्ज होता है वही उसका n फैक्टर होता है। जैसे कि Fe+2, इसका n फैक्टर क्या हुआ? Fe+2 का n फैक्टर हुआ 2। अगर मैं बोलूँ Fe+3, हमें पता है आयरन +2 में भी एग्जिस्ट करता है, आयरन +3 में भी एग्जिस्ट करता है। सो अगर मैं +2 वाले का n फैक्टर पूछती हूँ तो दैट विल बी 2। आयरन Fe+3 वाले का पूछती हूँ तो दैट विल बी 3, तो इसका n फैक्टर होगा 3। अगर कोई एसिड है तो एसिड कितने नंबर ऑफ H+ आयंस देता है वही उसका n फैक्टर है। जैसे कि HCl के पास एक H+ आयंस है, तो मैक्सिमम ये एक ही H+ आयंस दे सकता है, तो इसका n फैक्टर होगा 1। H2SO4, इसका n फैक्टर होगा 2। ये तीनों आप याद कर सकते हैं कि H3PO2 का n फैक्टर 1 होगा, H3PO3 का n फैक्टर 2 होगा, H3PO4 का n फैक्टर 3 होगा। ये जो लास्ट वाला है ना PO2 PO3, इसमें से कम कर देना तो वही आपका n फैक्टर होगा। जैसे H3PO2 है तो 2 में से कम कर दो ना 1, H3PO3 3 में से कम कर देना 2, H3PO4 4 में से कम कर देना 3। नेक्स्ट, बेस का n फैक्टर कैसे निकलता है कि वो कितने नंबर ऑफ OH- आयंस दे रहा है वही उसका n फैक्टर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक OH- आयंस है, इसके पास एक ही दे सकता है, तो इसका n फैक्टर होगा 1। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 OH- आयंस है, तो 3 दे सकता है, दैट इज n फैक्टर कितना हुआ इसके पास 3। नेक्स्ट, बोरियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्पेशल केस है, ये याद रख लेना। देखो, हमें लगेगा कि इसके पास 3 OH- आयंस है तो 3 OH- दे देगा, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 3। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग होगा, क्योंकि जो BOH होल थ्राइस, इसको हम H3BO3 भी लिखते हैं, इसका नाम है बोरिक एसिड। BOH का होल थ्राइस, ये हमें लगेगा कि ये एक बेस है लेकिन ये एसिड है, ये बोरिक एसिड है जिसको हम H3BO3 भी लिखते हैं। इसका n फैक्टर होगा 1। ये क्या कहता है, ये पानी में जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं OH- आयंस रिलीज़ कराने के लिए, तो ये खुद से OH- रिलीज़ नहीं करता बल्कि पानी से एक H+ आयंस रिलीज़ करा देता है, तो इसका n फैक्टर 1 होता है। ये बेस नहीं है, ये एक एसिड है, बोरिक एसिड, इसका n फैक्टर 1 होता है। अगर कोई सोल्ट हुआ तो उसका n फैक्टर कैसे निकालना है? तो सोल्ट में
टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालो या फिर टोटल निगेटिव चार्ज निकालो। हमें पता है एक सोल्ट न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो या तो उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालो या फिर टोटल निगेटिव चार्ज निकालो। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, AlCl3, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, एक क्लोरीन के ऊपर -3 है, लेकिन 3 क्लोरीन के ऊपर -3 चार्ज है। सो ओवरऑल ही बैलेंस कर रहा है, यानी कि ये एक सोल्ट है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या फिर टोटल निगेटिव चार्ज देख लो, यानी कि इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। अगेन सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, कोई प्लस कोई माइनस नहीं लेना है। एन फैक्टर इज़ जस्ट अ नंबर। नेक्स्ट केस हमारे पास है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? सो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लोस्ट कर रहा है या फिर कितना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लूज़ हो जाना या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इनमें से अगर कुछ भी हो रहा है सो दैट विल बी ऑक्सीडेशन ना। तो ऑक्सीडेशन में हम क्या देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं या फिर कितना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम जा रहा है कैल्शियम +2 में, और जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके कैल्शियम +2 में जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है। अगर हम इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो देखो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी, यहाँ पे +2 है, तो कितने का इंक्रीज़ आया? 2 का इंक्रीज़ आया। तो किसी भी टर्म से निकालो, आंसर वही आएगा। रिडक्शन हाफ सेल में क्या हुआ? या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं रिडक्शन में। सो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए या फिर कितने डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर है, वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे Cl2 क्लोरीन आयन है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है एंड 2 Cl- के आयंस बनाता है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किए। अगर हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में देखें तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम्स हैं। अगर हम एक क्लोरीन की बात करें तो एक क्लोरीन में कितने का चेंज है? 1 का चेंज है। 2 क्लोरीन में कितने का चेंज हुआ? 2 का चेंज हुआ। सो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए? 2, और कितना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है? एक क्लोरीन का 1 में 1 का इंक्रीज़ है, 2 क्लोरीन में 2 का इंक्रीज़ है। तो एन फैक्टर इसका 2 होगा। नेक्स्ट, अगर एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है तो देखो, एक रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होता है। सो जितना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उतना ही उसके रिडक्शन हाफ रिएक्शन में डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो हम किसी को भी ले लें, आंसर हमारा सेम आएगा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कितना इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर है या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कितना डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो वही हमारा एन फैक्टर होगा।